तुम्हें चिढ़ होती है। चलो ठीक है, एनीवे देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। वर्क डन जो होगा ये प्लेट के कारण वो क्या होगा, Q into V। बेटा फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखो, नहीं होगा मैं 4 बार बोलूंगा यार। अब टेक्निकल तो मैं टेक्निकल के ऊपर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, चिल है। वर्क डन जो है वो क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इस पे मान लो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी दिया था, ये रैंडम केस के लिए है। बता इस प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया है Vs और इसको किसके अगेंस्ट वर्क करना है, इलेक्ट्रॉन का अगेंस्ट। तो इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹। कोई ये बोल सकता है कि सर इसका जो पोटेंशियल होगा वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो बेटा निगेटिव होगा, याद रखना। क्यों, क्योंकि उसको क्या करना है कि जो वहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको पुश करना है, उसको आने नहीं देना है, निगेटिव। ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसका जो पोटेंशियल था वो क्या होगा, मेंस का आया हुआ क्वेश्चन था, उसमें वैल्यू जो दी थी एक निगेटिव एक पॉजिटिव दोनों दिया था, तो याद रखना कि वो निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। निगेटिव है, नेगेटिव Vs रख दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नेगेटिव है तो वर्क डन आ जाएगा पॉजिटिव। मतलब ये प्लेट जो है वर्क डन तो कर रहा है, मतलब कुछ तो काम कर रहा है इसको इलेक्ट्रॉन को पहुंचने से रोकने के लिए। तो वर्क डन इक्वल टू हो गया E इंटू Vs। और ये वर्क डन किसके बराबर होना चाहिए, जो ये प्लेट करेगा वर्क डन उस किसके बराबर होना चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के बराबर। भाई साहब जो बॉल आ रही थी उसको रोकने के लिए मैं कितना वर्क डन करूं, उसका जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उसका अगेंस्ट में कर दूंगा, काम खत्म, चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब काइनेटिक एनर्जी को बेटा अपन काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे तो बहुत लोगों को याद होगा कि सर पी स्क्वायर हाफ पी स्क्वायर बाई 2m, हाफ पी स्क्वायर बाई एम होता है, या फिर पी स्क्वायर बाई 2m होता है, ऐसे बहुत लोगों को ध्यान होगा, बट फिर भी मैं डिराइव करके यहाँ दिखा दे रहा हूँ। एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई एम मल्टीप्लाइड बाई एम, ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ पी स्क्वायर बाई एम। मतलब क्या है कि अगर आपको मोमेंटम भी पता है, ये जो नालायक इलेक्ट्रॉन निकला है अगर इसका मोमेंटम भी आपको पता है, तो आप चाहो तो सारी क्वांटिटी आप चाहो तो यहाँ से बना सकते हो, सारी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। अगर आपको वर्क फंक्शन पता है तो गिवन फोटोन का आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, अगर गिवन फोटोन का फ्रीक्वेंसी पता है तो आप वर्क फंक्शन निकाल सकते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। ध्यान रखना यही कहानी है अभी तक। अब बोलो किसी को समस्या है, काइनेटिक एनर्जी हाफ पी स्क्वायर एम होगा, इसमें कोई समस्या है किसी को, यार बोल बोल के मेरा गला सूख गया, कंटिन्यू। एम कैंसिल एम बी स्क्वायर ही ना बचेगा, इसलिए ड्राइव करने के लिए कर दिया है बोल कि बेटा क्या बोल, एम बेटा बी ओ, पी मतलब ओ जनता मोमेंटम ओ हो गया, क्या एम बी इज इक्वल टू पी, पी इज इक्वल टू। रुक जाओ, भावना में बहे जा रहे हो, कुछ कुछ बोले जा रहे हो। चलो ठीक है, यहां तक समस्या है तो बोलो सर खोपड़े में नहीं गया, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलो बताते बताते मेरे को एक चीज याद आ गई, कोई समस्या किसी को नहीं है, बढ़े आगे। ओके ओके देखो इसे बहुत एक मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है जो चेंज की जाती है, जो यूजुअली हम ध्यान नहीं रखते हैं। होता क्या है कि ये वाली जो वैल्यू है ना, इस वाली वैल्यू का ना हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स होता है, तो बहुत जगह आप देखोगे तो आपको याद करा दिया जाएगा कि देखो यार अगर काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आप डायरेक्टली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दो तो पी के रिस्पेक्ट में आंसर आ जाता है। जेई का एक बहुत बहुत प्यारा सा काम है जेई वालों का, मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना इस चीज को। मैं डेरिवेशंस पे क्यों फोकस करता हूँ, भले मेरा 10 मिनट एक्स्ट्रा जाए लेकिन मैं क्यों बताता हूँ, सॉरी। जेई ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक काम किया, अभी आएगा आगे बोर्स मॉडल आपका, उसने एक पूरा पैराग्राफ दिया था, उस पैराग्राफ में बस एक छोटा सा चेंज किया था उसने। उसने छोटा सा चेंज ये किया था कि आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपको पता है उस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम चेंज कर रहे हैं, और अब की बार जो आप 1.6 लेते हो उसको अपन लेंगे 3.2। बस इतना सा का चेंज किया था उसने। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ चेंज करने की वजह से पूरा का पूरा बोर्स मॉडल में इक्वेशंस बदल जाती हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो बदल जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बेसिस पे पूरा उसने लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ दिया था। जब बोर्स मॉडल पढ़ेंगे तो अपन बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। उसमें और भी कुछ चीजें हैं जो अपन बाद में पढ़ेंगे तभी बात करेंगे, अभी तो नहीं बोलूंगा मैं ज्यादा उसके बारे में, लेकिन ध्यान रखना इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके बेसिक्स पे जाना, कभी रटने पे मत जाना कि सर ठीक है ऐसे होता है फॉर्मूला याद कर लिया, ठीक है। चलो एनीवे भाषण बहुत दे दिया मैंने, समस्या है तो बताओ फटाफट में। ये सर ये सब कौन से चैप्टर का है, एनसीईआरटी केमिस्ट्री, सर ये सब कौन से चैप्टर का। हाँ बिल्कुल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में भी दी हुई हैं, ठीक है, तो इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके चलो यहाँ तक क्लियर है, कोई अभी भी है जिसको ये मोमेंटम मोमेंटम से रिलेशन समझ में नहीं आया तो फटाफट अपन ग्राफ पे बात करेंगे, कोई ऐसा है।
भाई मेरे सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही है, ठीक है। ये 12th क्लास में भी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है, ये ध्यान रखना। अभी पढ़ा रहा हूँ, ये 12th में भी आपको सौरभ सर या जो भी आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे उनमें आपको पढ़ना है ये चीज, ठीक है। मिटा दूं? चलो मिटा दूं मैं भाई, किसी को समस्या तो नहीं है? देखो 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा यार चलेगा, लेकिन समस्या नहीं होना चाहिए। बेटा फिजिक्स से बाहर कभी नहीं निकल सकते, समस्या। ठीक है। देखो गणित और फिजिक्स से कभी पीछा नहीं छूट सकता। बहुत लोग ऐसा है ना जो 10th क्लास के बाद मतलब 11th में बायो इसलिए ले लेते हैं कि सर मतलब अपने को गणित नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सबसे अजीब चीज क्या है कि एक इंसान जिसने फिजिक्स की सारी थ्योरी बताई, मतलब सारी थ्योरी नहीं बोलो, बेसिक थ्योरी जिसने बताई, उस इंसान का रिसर्च जो है वो बायो से लेके मैथ्स तक है। न्यूटन सर का रिसर्च बायो में भी मिलेगा, मैथ्स में भी मिलेगा, केमिस्ट्री में भी मिलेगा, फिजिक्स में भी मिलेगा। हम बस फिजिक्स के बारे में जानते हैं, इन तीनों के बारे में नहीं जानते, ठीक है। तो कभी भी साइंस अलग नहीं है बेटा, जरूरत सबको एक दूसरे की पढ़ते रहती है। चलो एनीवे, सब ज्ञान की बातें अपन फुर्सत में करेंगे जब ऑफलाइन क्लासेस चलेगी, तो अभी ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं कर सकते। चलो ठीक है, एनीवे। हाँ, किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। बेटा उस ग्राफ पे आता हूँ, उससे पहले एक और ग्राफ अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत आसान सा ग्राफ है। ये ग्राफ बहुत कॉमनली आपको देखने को मिल भी सकता है। यहां रख लिया करंट और यहां रख लिया पोटेंशियल। ये कौन सा पोटेंशियल है? ये वही पोटेंशियल है जिसको अपन बोल रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये अपने पास है वीएस वर्सेस करंट का ग्राफ, ठीक है। ये वीएस वर्सेस करंट का ग्राफ एक बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलेगा, वो ध्यान रखना। वो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। डायरेक्टली बता दे रहा हूं, ध्यान रखो, थोड़ा सा मैं समझा दूंगा ये बना कैसे, नहीं समझ में आया तो परेशान नहीं होना, ठीक है। करंट बदलते जाओगे तो ये ग्राफ ऊपर नीचे होते जाएगा, लेकिन इसका ये जो वीएस पॉइंट है ये नहीं बदलेगा। ये ऊपर जा सकता, मतलब ऐसे नहीं है, थोड़ा स्टाइल हो गया, ऐसे नहीं है, ऐसे हो जाएगा। और ये जो है ये I1 मान लो, ये I2 मान लो, ये I3 मान लो, तो I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3 होगा, ठीक है। करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ है ये। और ये जो है ये VS है, इसलिए मैंने यहाँ VS लिखा था, तो यहाँ नहीं चाहा था लिखना, बट ठीक है लिख दिया। एक चीज यहाँ पे देख लो, मैंने पहले ही बोला था, फिर से बोला हूँ, ये नेगेटिव है ना, दिख रहा है सबको नेगेटिव है। इसका क्या लेना देना और ये कैसे बना, ठीक है, उस पर थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, समझ में आया तो ठीक है, वरना परेशान नहीं होना। ये जो दो प्लेट्स हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन भैया निकले हैं और ये इस प्लेट पे जा रहे हैं। अब एक बात बताओ तुम मेरे को, मान लो जो बॉल आती थी जिसको मुझे कैच करना था, इस प्लेट को, इस इलेक्ट्रॉन को कैच करना था, अगर ये उतना वर्क डन नहीं कर पाया जितना इसको करना चाहिए था, जितना इसको करना चाहिए था, अगर उतना वर्क डन नहीं कर पाया, तो करंट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मान लो मैं उतना वर्क डन नहीं कर पाया जितना मुझे करना था, अल्टीमेटली मैं कैच करने के बजाय उस बॉल को ड्रॉप कर दूंगा, वो नीचे चला जाएगा, पास हो जाएगा। उसकी वेलोसिटी जरूर कम हो जाएगी, उसकी एनर्जी जरूर कम हो जाएगी, लेकिन वो पास तो हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि अभी कभी भी अगर अपने पास पोटेंशियल वर्सेस आई का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें यही रीजन होता है। और अगर मान लो कि मेरे पास जो पोटेंशियल जो अप्लाई करने वाला था, जो वर्क डन करने वाला था, वो मैं बहुत ज्यादा कर गया। बैट बॉल जब खेल रहे होते, क्रिकेट खेल रहे होते, मान लो ऐसे, या फिर बॉल आ ही रहा, मैं उसको ऐसे करके मार दूंगा, तो क्या वो कोई पास मुझे करेगा? नहीं पास करेगा। मतलब मैंने वर्क डन जितना मिनिमम चाहिए था उससे ज्यादा कर दिया, तो वहां पे तो करंट आएगा नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसके इधर आ गया तो वहां पे अपने को कोई भी करंट देखने को नहीं मिलेगा। फिजिक्स का ग्राफ है, आपको फिजिक्स में नॉर्मली ये पढ़ने को मिलता है, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, बट चूंकि अपन पढ़ रहे हैं तो सब पढ़ लेते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब समझना है तो सब समझेंगे यार, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है, चलेगा। समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आ गया तो परेशान नहीं होना, छोड़ देना, बाद में आपको रिसर्च करके बताया जाएगा। सर एक बार फिर बता दो। देखो क्या है कि अगर आपने जो पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई किया था, ठीक है, यहाँ जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे, उस पोटेंशियल पे बात कर लेते हैं। देखो एक मिनट रुक जाओ यार, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। हाँ देखो, यहाँ जो अपन पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे इस प्लेट पे, ये मान लो इस पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे हैं वो V है, और इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए होता है उसको क्या बोलते हैं? VS, जिस जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचने से रुक जाए। तो अपन बोलते क्या है कि अगर यहाँ तुमने VS लगा दिया, मतलब जितना वर्क डन चाहिए इस इलेक्ट्रॉन नालायक को यहाँ पहुंचने के लिए, उतना वर्क डन कर दिए, तो ये कभी यहाँ नहीं पहुंचेगा, मतलब
जब ये यहाँ पहुंचेगा नहीं तो सर्किट में करंट चलेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका पोटेंशियल Vs से ज्यादा हो गया, निगेटिव में अमाउंट वाइज बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ, ये निगेटिव में Vs से ज्यादा हो गया तो कोई करंट नहीं मिलेगा। Vs से अगर ज्यादा हो गया निगेटिव में तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। करंट निगेटिव नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि उधर से उल्टा इधर आ जाए, इसलिए अपन इसको ग्राफ को नीचे लेके नहीं गए हैं। करंट बस ऊपर में रहेगा, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, निगेटिव नहीं जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जाना इधर से इधर चाहिए, बोलोगे नहीं सर उधर से इधर इलेक्ट्रॉन भेज दो ना, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अपने को एक चीज तो पता चल गई है, वो ये पता चल गया कि वीएस से जब पीछे जाएंगे पोटेंशियल में तो करंट तो नहीं मिलने वाला है, ये क्लियर है, ठीक है। अब वीएस से ऊपर जाते तो बात करते हैं। तो बेटा जब वीएस से आप ऊपर जाओगे तो होगा क्या कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, आप उनके इलेक्ट्रॉन्स को आने की टेंडेंसी को आपने रोक दिया है। कैसे रोक दिया है, पर यूनिट टाइम जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उनको आपने स्लो डाउन कर दिया। जब उनको आपने स्लो डाउन कर दिया तो आपका करंट क्या हो गया, कम हो गया है। इस वजह से ये करंट कम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये वीएस तुमने जीरो कर दिया, मतलब उस पर जो पोटेंशियल दिया था हमने वो जीरो कर दिया, अब जीरो कर दिया, मैं चुपचाप खड़ा हूँ, बॉल आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं उसको रोकूंगा ही नहीं, चुपचाप आके नीचे गिर जाएगा, उसको कुछ होगा नहीं, होगा ना। तो इसका मतलब अगर मैंने वहां वर्क डन करने को ट्राई करना छोड़ दिया तो बॉल आके चुपचाप, मतलब जो करंट जितना मिलना चाहिए था उतना मिलेगा। और अब एक बात बताओ, मैं वहां खड़ा हूँ देख रहा हूँ और या ना खड़ा रहूं ना देखूं तो भी कहानी क्या रहेगी, सेम, क्योंकि मैं तो कुछ अटेम्प्ट दे नहीं रहा हूं बॉल पे। मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल जीरो रखो या जीरो से आगे रखो कोई फर्क नहीं पड़ना, इलेक्ट्रॉन भाई साहब उसी स्पीड से जाएंगे और वही करंट देखने को मिलेगा। कोई समस्या है इसमें? देखो थोड़ा सा ये ऐसा है जो आपके केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव से इतना नहीं पढ़ना चाहिए, बट पढ़ रहे हैं बेटा तो समझ लो, ताकि जब आप 12th में पढ़ो तो आपको समस्या ना हो, ठीक है। इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ सारा। अस्मी बोल रही आवाज नहीं आ रही है, यार ये आवाज का अलग समस्या है। किसी को आवाज नहीं आ रही है क्या बेटा? आई एम ऑडिबल? क्या समस्या है यार बेटा, मैं ऑडिबल हूँ सबको? अबे हाँ ना बोलो, मैसेज ही करो कम से कम। हेलो यार ये सर वीडियो पॉज हो गया था। अच्छा वीडियो पॉज हो गई थी, ठीक है। नेटवर्क आपका बहुत खराब है आज। यार नेटवर्क सच में बहुत ज्यादा इशू चल रहा है नेटवर्क का, उनको लगता है मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। ओके सॉरी यार, टेक्निकल इशू बहुत है, मतलब नेट का इशू बहुत आ रहा है, शायद बारिश की वजह से आ रही है इशू। पर ठीक है कोई बात नहीं, उससे अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपन जो है वो पढ़ना वो तो पढ़ेंगे ही, 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके पढ़ेंगे, बट ठीक है। चलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है किसी को? सारी जनता से बोल रहा हूँ, यहाँ तक किसी को समस्या है बेटा फटाफट बोलो, अगर नहीं है तो अपन आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसा जिसको सर यहाँ तक समझ में नहीं आया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यहाँ तक में कोई परेशानी रही हो? सर कुछ नहीं आ रहा। शब्द नहीं अच्छे से सुनाई दे रहे हैं यार सिस्टम एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, रिबूट का नहीं और इशू है यार, नेट का इशू है, बार बार आ रहा है जा रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसका कुछ ऑल्टरनेट उपाय लगाता हूँ। क्या समस्या है ये, रुक जाओ 1 मिनट। उम्मीद करता हूँ आपको इशू नहीं होगा। चलो ठीक है, अभी आ रही है सबको आवाज, क्लियर है सब कुछ? यस सर। हाँ चलो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। यार मैं अपने फोन से कनेक्ट कर ले रहा हूँ, वाईफाई को छोड़ दिया, आप वाईफाई से त्याग पत्र दे दिया। चलो ठीक है, ओके फाइन। देख लो कुछ तो मैसेज है किसी का।
चलो ठीक है, अभी तक में किसी को कोई समस्या है तो बोलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, नोट्स के लिए परेशान नहीं होना, कल कोई तो बोल रहा था सर नोट्स नहीं तो मैं थोड़ा आलसी इंसान हूँ यार, मैंने माना, ठीक है, बट मुझे पता है कि नोट्स की जरूरत है, तो इसलिए मैं कल मोस्ट वाली आपको कल शाम तक नोट्स मिल जाएंगे सारे, जितने अभी तक आपको चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का जितना पढ़ा है वो कल शाम तक आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। और किसी को समझने में कोई इशू हुआ है जो फोटो पिछले इलेक्ट्रिक चैप्टर लगा का भी हुआ, सर। फोटो इलेक्ट्रिक नो बॉल बाउंसर कुछ चला गया हो तो? अच्छा हाँ, एक किसी बच्चे ने, चलो लगता है डाउट सेशन ही आधा हो जाएगा यार, किसी ने एक तो मुझसे पूछा था, हाँ मॉड्यूल भी मैं आज मॉड्यूल ऐसे ग्रुप में आपको दिया हुआ है, चैप्टर 1 to 3 दिया हुआ, तीनों चैप्टर्स के दिए हुए मॉड्यूल, ठीक है, बट फिर भी आज मैं ग्रुप में भेज दूंगा। किसी ने मुझसे पूछा था, कोई तो लैम्डा का ग्राफ पूछा था यार, बेटा एक बार फिर से बोल लो, मेरे पास हिस्ट्री नहीं है, जिसने भी मुझसे स्टार्ट में पूछा था ग्राफ, और लास्ट में और भी किसी ने लास्ट क्लास में कुछ व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन भेजा था, वो भी मेरे पास नहीं है, तो पूछ लोगे तो बेटर रहेगा, मैं क्लास में बता दूं, सबका कल्याण हो जाए, देखो एक के बहाने ना बहुतों का कल्याण हो जाएगा, लेमडा का कर ठीक है। हाँ बस बस, कौन है ये नालायक, यश चलो ठीक है, बेटा किसी ने लेमडा का ग्राफ पूछा था किसी के साथ, पूछ लो यार, मैं ध्यान में से उतर गया, किसने पूछा था, क्या पूछा था, ओके, काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ का ग्राफ, ठीक है, ओके। चलो काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ का ग्राफ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ का ग्राफ होना कैसा चाहिए, ठीक है। चलो इधर आते हैं, इक्वेशन अब पहले तो अपन बना लें कि भैया ग्राफ अपने को बनाना किसके किसके बीच का है, तो अपने को ग्राफ बनाना है, ठीक है, अपने को ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का, ठीक है, ओके, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाना अपने को, यहाँ पे रख लिया काइनेटिक एनर्जी, यहाँ रख लिया वेवलेंथ, ठीक है, और चलते हैं इसमें ग्राफ पे बात करते हैं, ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ठीक है। चलो इक्वेशन लिखते हैं, अपने इक्वेशन क्या बनेगा, अच्छा काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन कैसा आता है वो लिख लेते हैं। बेटा आपने को एक चीज तो पता है, ये पता है कि एच न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। अब अपने को ये भी पता है कि एच सी बाई लेमडा इक्वल्स टू एच न्यू नॉट की जगह फाई ही रख लो, क्योंकि अपने को तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, वर्क फंक्शन होता है इक्वल्स प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब एक बात बताओ, इस लेमडा और इस काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है और साथ में एक कांस्टेंट भी है, ध्यान रखना, इनवर्स रिलेशन है और साथ में एक कांस्टेंट भी है। इस ग्राफ को प्लॉट करने का तरीका बताता हूं कि तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो आपके पास लेमडा इनफाइनाइट होता, मान लो अगर आपके पास लेमडा इनफाइनाइट होता, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये वाली टोटल नंबर क्या हो जाएगी, लगभग जीरो। अगर किन लोगों ने गणित में पढ़ा होगा, लिमिट वगैरह पढ़ ली होगी, तब तो बोलोगे सर कुछ अलग ही होता है, बट ठीक है, समझा, एक समझने के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी होती, इनफाइनाइट होता, तो ये वैल्यू क्या हो जाती, लगभग लगभग जीरो। ये वैल्यू लगभग लगभग जीरो जब होती, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आता, माइनस ऑफ फाइव आता। ये समझ में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी कितना आता, माइनस ऑफ फाइव आता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये लैम्डा लगभग इनफाइनाइट होगा और ये मान लो कि ये जो वैल्यू है ये फाइव है और ये नेगेटिव में फाइव बोल लो या एच न्यू नॉट बोल लो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, माइनस फाइव या माइनस एच न्यू नॉट, दोनों लिख लिया, ठीक है। तो अगर ये है तो जब अपने पास ये इनफाइनाइट है तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना, माइनस फाइव आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि लगभग लगभग कुछ तो इस तरह का जाएगा, यहाँ पे एसिम्पटोट बनेगा, ठीक है। अब एसिम्पटोट क्या होता है, एसिम्पटोट का मतलब होता है लगभग टच करना लेकिन टच नहीं करना, बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है, लगभग टच करना लेकिन टच नहीं करना, ठीक है, ओके। और अगर ये वैल्यू बहुत छोटी होती, मान लो पॉइंट में एकदम बहुत छोटी होती, 10⁻⁹ होती, तो ये वैल्यू, ये नीचे वाली बहुत छोटी होती, तो ये टोटल वैल्यू बहुत बड़ी होती, और जब ये बहुत बड़ी होती तो इसको क्या फर्क पड़ना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता, बहुत ही बड़ा होता, भले उसमें फाइव ऐड होता या ना होता। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ लगभग ऐसा बनेगा, ध्यान रखना। और अपने को पता है कि इनवर्स रिलेशन है तो कैसा ग्राफ बनता है, हाइपरबोला। ये बन गया अपना हाइपरबोला। किसने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, हाँ बेटा, सर वीडियो क्लियर नहीं है, दिख नहीं रहा है यार, ये अलग समस्या है, अभी भी क्लियर नहीं है, देखो तो बेटा, किसी को नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर, क्लियर है। दिख रहा है सर। बेटा शायद आपका नेट एक बार चेक कर लो, ठीक है। शीतल ने क्वेश्चन पूछा था, बेटा शीतल ये क्लियर है ग्राफ, देख लो एक बार,
ये लगभग टच किया, टच यहाँ एग्जैक्ट नहीं किया, नहीं यहाँ टच किया, ये -5 है। समझ में आ गया ये बेटा, ये समझ में आ गया ग्राफ? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ है ये। कोई ऐसा है जिसको खोपड़े में नहीं गया कि सर पता नहीं, आप तो क्या ही जादू बता रहे हो? पड़ी है। कोई कुछ बोलता नहीं यार, म्यूट हो जाते हो तुम लोग। नो प्रॉब्लम सर। सिद्धांत बोला सर फिर से बता दो, ठीक है? देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये इक्वेशन है hc by lambda इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये अपने को पता है क्योंकि h न्यू इक्वल्स टू h5 प्लस या h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है? अपन अब यहाँ देखें तो लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी में इनवर्स रिलेशन है। मैं इसमें जब ग्राफ प्लॉट करने सीखोगे तब तुमको डायरेक्टली आ जाएगा, बट एक तरीका बताता हूँ। लैम्डा अगर बहुत बड़ा होता, लैम्डा बहुत बड़ा होगा, इसका मतलब ये वैल्यू बहुत छोटी, लगभग 0, ये लगभग 0, तो काइनेटिक एनर्जी -5, मतलब लैम्डा बहुत बड़ा होगा तो ये जो वैल्यू है वो लगभग -5 के बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी पर। यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है? ओके। अगर लैम्डा बहुत छोटा होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बहुत ही बड़ा होगा। अगर लैम्डा बहुत छोटा हो गया तो ये वैल्यू पूरी बहुत बड़ी, उसमें से थोड़ा सा माइनस करोगे तो अगर मान लो 10,000 करोड़ में से 2 रुपए में माइनस ही कर दूं तो क्या फर्क पड़ने वाला? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये अगर मान लो मैं 10⁻⁻19 ले लूं या 10⁻20 ले लिया, बहुत छोटा लैम्डा ले लिया, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो गई। ये वैल्यू जब बहुत बड़ी हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बहुत बड़ा हो जाएगा। ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ठीक है? चलो ठीक है, इस ग्राफ को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? आगे बढ़े। मान लेता हूँ समझ गए होगे। जिसने शीतल ने क्वेश्चन पूछा था, आई गेस बेटा आपको क्लियर होगा, और जिन लोगों ने भी समझ इसका यूज कहाँ है? बेटा तेरे पास क्वेश्चंस आएंगे, यूज नहीं है, ऐसा सीधा क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है ये शायद किसी बुक का क्वेश्चन हो, कहीं देखा हो, ठीक है? वैसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, ठीक है? जेई वाले, नीट वाले क्वेश्चंस ऐसे पूछते रहते हैं, उनका फेवरेट टॉपिक में से यही सब है। ग्राफ तो इसमें है यार, इक्वेशन में क्या है सबको आता है, लैम्डा न्यू लगाने, एनर्जी निकालना सबको आता है, उनको पता है, ठीक है? चलो ओके, तो यहां तक था अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अभी भी कोई बोल रहा था सर डी ब्रॉगली साहब के बारे में कुछ ज्ञान दीजिए, ठीक है? तो अपन बात करते हैं डी ब्रॉगली साहब के बारे में थोड़ा सा। सर डी ब्रॉगली सर क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली सर ने क्या बोला, ठीक है? देखो डी ब्रॉगली सर क्या बोलते हैं। डी ब्रॉगली सर बोलते हैं कि देखो भैया, जहां मोमेंटम होगा, सुनना ध्यान से, जहां मोमेंटम होगा वहां वेव नेचर होगा। जहां मोमेंटम होगा वहां वेव नेचर होगा, मतलब जहां मोमेंटम होगा वहां वेवलेंथ होगा। यही बोलते हैं अपने डी ब्रॉगली सर कि जहां मोमेंटम होगा वहां पे वेवलेंथ होगा, काम खत्म, वहां पे वेव नेचर होगा, ठीक है? अब बोल तो दिया उन्होंने, फिर पूछा गया भैया बताइए। अब आप बता तो दिए कि ये कैसे हुआ, आप ये तो बता दिए कि सर ठीक है ऐसा होता है, लेकिन आप इसका रिलेशन बताइए। तो उन्होंने बोला डी ब्रॉगली साहब कि जो वेवलेंथ होगा किसी भी, अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल है, क्यों भैया मूविंग पार्टिकल है? मैंने बोला ना मोमेंटम होगा, मोमेंटम होगा तो मतलब मूविंग पार्टिकल है। तो किसी भी मूविंग पार्टिकल के पास अगर मोमेंटम, जो भी मोमेंटम है उसके रिस्पेक्ट में वेवलेंथ जो होगा, वो वेवलेंथ क्या होगा? h/p के बराबर होगा। और ये इक्वेशन सदा सदा के लिए याद रखना, ठीक है? डी ब्रॉगली साहब कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर उसके पास मोमेंटम है तो उसमें वेवलेंथ भी एसोसिएट होगा, और वो वेवलेंथ की वैल्यू होगी h/p। p क्या चीज है? p मोमेंटम है, ठीक है? तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? h/mv। कोई बोल सकता है कि सर आप मोमेंटम तो लिख दिए, पर ये मोमेंटम तो होता है अपने पास वेक्टर क्वांटिटी, आप तो mv लिखे हो, वेक्टर कहाँ गया? तो वेक्टर के लिए बात नहीं करेंगे अपन बेटा, क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंट वैल्यू होती है कि कभी भी अपने को लैम्डा निकालना है एट गिवन टाइम, तो उस टाइम पे v का मैग्नीट्यूड लेते हैं, ना कि वेलोसिटी से अपने को वेलोसिटी की डायरेक्शन से लेना देना है। तो बहुत लोग अगर कष्ट में हो तो इसको लिख लेना v एक डब्बे के बीच में, इसका मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड। यहाँ भी p को लिख सकते हो डब्बे के बीच में, कोई इससे कोई समस्या नहीं है, ठीक है? अगर वेक्टर लगाते हो तो, ठीक है? बहुत लोग साइन को दिल पे ले लेते हैं, सर आपने तो p लिखा था, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है? तो इसलिए मैंने बता दिया, ओके? चलो, अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या मैं चल रहा हूं तो मेरे पास भी वेवलेंथ है क्या? ठीक है, ऐसा एक्टिंग कर रहा था, ओके? तो क्या मैं चल रहा हूं तो मेरे पास भी वेवलेंथ है? मतलब मैं ऐसे ऐसे करके तो चल नहीं रहा, वेवलेंथ कैसे आ गया? तो एक बात बताओ मेरे को, मेरा मोमेंटम, मान लो कि मेरा वेट है, कुछ भी मान लो, अच्छा सा मानता हूँ, कुछ मान लो कि 70 kg है, ठीक है? थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, तो मान लो 90
नालायक हो, चुप रहो। ओके, तो मान लो कि 70 केजी वेट है मेरा, ठीक है। तो अगर 70 केजी मेरा वेट है, अच्छा ठीक है, जिसने भी बोला ना उसका मान लो 70 ग्राम है, ठीक है। तो मेरा 70 केजी वेट है और मास है, दिल पे मत लेना वरना बोलोगे सर वेट मास में भी कष्ट है। और मान लो कि मैं जो चल रहा था, मेरी स्पीड जो है वो मान लो 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अगर तुम देखो तो नीचे वाली क्वांटिटी कितनी आ गई, 70 आ गई, केजी में लिया है, मीटर पर सेकंड लिया है। लेकिन एच की वैल्यू अगर आपको याद हो तो एच की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। अब तुम एक बात बताओ, इस वैल्यू को तुम 70 से डिवाइड करोगे, ये बहुत छोटा वैल्यू, इसको 70 से और डिवाइड कर दिया, ये और छोटा हो गया। जब ये और छोटा हो गया तो जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है उसका रेंज कितना आ रहा है, 10⁻⁻34 मीटर के रेंज में आ रहा है, या 10⁻35 के रेंज में बेसिकली वो चला जाएगा। 10⁻35 के रेंज में जाने का मतलब है वो वेवलेंथ इतना ज्यादा छोटा है कि तुम मेजर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा पार्टिकल, आपका क्या हो गया, आवाज गायब है? नहीं सर, सही है। नहीं सर, आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा रहा है है। ठीक है, ओके। यार ये क्या इशू होते रहते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, हाँ, तो अपन क्या कह रहे थे कि कोई भी ऐसा पार्टिकल जो तुम्हें दिखता है, ध्यान रखना मैंने स्टेटमेंट यूज किया, जो तुम्हें दिखता है, जो तुम्हें दिखता है उसके लिए अपन वेव नेचर बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे, क्यों? क्योंकि जो दिखता है उसके पास अच्छा खासा मास होगा, ग्राम में होगा, मिलीग्राम में, चलो मिलीग्राम में मान लिया अगर होगा तो भी, और कितने ही वेलोसिटी से वो चल ले, कितना ही धीरे वो चल ले, उसके पास मोमेंटम अच्छा खासा होगा। और अगर उसके पास मोमेंटम अच्छा खासा होगा तो मोमेंटम के साथ वेवलेंथ इनवर्स है, मतलब जिसके मोमेंटम अधिक उसका वेवलेंथ बहुत ही कम, और वेवलेंथ बहुत ही कम तो वहां वेव नेचर देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने पार्टिकल्स हम डेली लाइफ में देखते हैं उनके लिए वेव नेचर का बात करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मोमेंटम बहुत ज्यादा है, चूंकि उनका मोमेंटम ज्यादा है तो उनका वेवलेंथ भी होगा वो बहुत कम होगा। खेल खत्म। यहां तक क्लियर है कि मोमेंटम और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, ये बोल इसको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी रिलेट करके बता दूंगा लास्ट में, मेरे को याद दिलाना कि सर ये वेवलेंथ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई लेना देना आ सकता है क्या? आता है, ठीक है। बट यहां तक में किसी को समस्या है? नहीं है, आगे आते हैं, ठीक है। नो सर। अब एक चीज तुम सोच के देखो, फिर ये थ्योरी बताने का रीजन क्या था? मतलब ये हुआ कि अब एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा था? नहीं देखा था। इलेक्ट्रॉन का मास क्या था? बहुत कम। बेटा इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इसका मतलब क्या हुआ? उसका मोमेंटम बहुत कम है। उसका मोमेंटम बहुत कम है, इसका मतलब उसका वेवलेंथ भी ज्यादा है। उसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन वही नालायक है जो वेव नेचर भी दिखा रहा है और पार्टिकल नेचर भी दिखा रहा है। उसमें दोनों ही की दोनों मेजरेबल सिचुएशन में है। वेवलेंथ भी उसका मेजर कर सकते हैं और पार्टिकल नेचर के वो अकॉर्डिंग हम उसका मास वास तो बता ही सकते हैं। तो इसलिए ये जो थ्योरी थी ये एक्चुअल में कहाँ एप्लीकेबल थी? वहां पे इलेक्ट्रॉन के केस में। और ये एक बहुत बड़ा कह लो कि डिस्कवरी था, जिस डिस्कवरी के कारण हम ये चीज क्लैरिफाई, मतलब हमारे लिए ये चीज बहुत क्लियर हो गई कि जिस इलेक्ट्रॉन पे आज भी बहुत बहुत चर्चाएं होती हैं कि वो एक्चुअल में मतलब ज्यादा किसके तरफ टिल्टेड है, वेव की तरफ या पार्टिकल की तरफ। तो इस थियरी ने बता दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रॉपर्टी वेव की तरफ है। और जब वेव की तरफ है तो क्या वेव को हम देख सकते हैं? नहीं, वेव के मीडियम को देख सकते हैं, वेव नहीं देख सकते। अगर मान लो अपने पास ऐसा है कि जैसे स्ट्रिंग बजाते हैं, तो स्ट्रिंग क्या है? मीडियम है। जब अपन बोलते हैं तो एयर के पार्टिकल्स क्या है? मीडियम है, ठीक है। लेकिन जो वहां एनर्जी ट्रांसफर है उस एनर्जी को तो अपन देख नहीं सकते। वेव क्या एक्चुअल में एनर्जी है, तो एनर्जी को तो देख नहीं पाओगे। मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन भी क्या है? एक तरीके के एनर्जी है। और इस एनर्जी का जो थियरी था कि इलेक्ट्रॉन भी एक तरीके से एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं अगर तुम गलती से पढ़े होगे आइंस्टीन सर को, तो आइंस्टीन सर को याद कर लेना। वो बोलते हैं कि मास और एनर्जी में भी रिलेशन होता है, E=mc²। ये वहां भी जाके चिपक जाता है, ठीक है। तो ये कहानी थी आपके पास डी ब्रॉगली साहब के साथ। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं बता दे रहा हूं आपको। क्वेश्चंस कैसे बनेगा? क्वेश्चन दे देगा कि चलो एक क्वेश्चन दिया, बोला कि एक क्रिकेट बॉल है, उस क्रिकेट बॉल की वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है और उसका जो मास है वो 10 ग्राम है। बताइए इसका वेवलेंथ कितना होगा? बता सकते हो, आसानी से बता सकते हो यार, कोई इसमें कष्ट नहीं है। मास 10 ग्राम है जिसको पहले केजी में कन्वर्ट करना, ये आपका ग्रीक आ रहा है, आराम से कर लेना। इस पे मतलब इस आसान से क्वेश्चन पे मैं ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता, ऑलरेडी अपन बहुत सारे टाइम दे चुके हैं, ठीक है। तो इसको मास जो ये ग्राम में दिया इसको केजी में कन्वर्ट कर लेना। ये जो आपको वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकंड, ये आपको पता है एसआई यूनिट में है। दोनों को उठा के यहाँ पटक दो, आपका काम
हो जाएगा। किसी को समस्या है इसमें? हाथी के लिए अच्छा एक बात बताओ, हाथी का वेवलेंथ ज्यादा होगा या फिर छोटे बॉल का वेवलेंथ ज्यादा होगा? फटाफट बताओ। अगर कोई हाथी चल रही है तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा या फिर इलेक्ट्रॉन जो सॉरी जो क्रिकेट बॉल चल रहा है उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा? फटाफट बोला बताओ तो। बॉल का वेलोसिटी बताएंगे तब ना। डिपेंड ऑन वेलोसिटी। अरे तू एक बात बता मेरे को, बॉल की सर वेलोसिटी बताओ, कितना तेज तू बॉल चला सकता है भाई? क्या हाथी के तू कंपैरिजन में कर लेगा? ये बताओ मेरे को। बॉल तो बॉल होता है ना, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकली। चल ठीक है भाई, मान लिया, चल 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ा लो। देखा डेटा तुमको चाहिए तो एक आइडियल सिचुएशन मैंने बोला था, ठीक है? आइडियल सिचुएशन में दोनों को फ्री फॉल कराएंगे। नालायक कहीं का। इधर देख, तो अपने पास मोमेंटम जो देखा जाए आइडियली, तो बॉल की मोमेंटम क्या होगी? बहुत ज्यादा अगर वेलोसिटी नहीं रखोगे तो बॉल का मोमेंटम चूंकि कम होगा, तो उसके लिए अपने पास वेवलेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। एक आइडियल सिचुएशन बोला, डेटा नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है? कैलकुलेशन तुम आसानी से अपने से कर सकते हो, तो उस पर मैं जा ही नहीं रहा कि कैलकुलेशन क्या करना है नहीं करना, ये तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है? बड़े आगे, यही था डी ब्रोगली साहब का वेवलेंथ थ्योरी, यही था डी ब्रोगली साहब का वेव नेचर वाला थ्योरी। तो इससे एक चीज तो पता चल गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकेला नालायक नहीं है, जो भी चीज मूव करती है जिसके पास भी वेवलेंथ है उसके साथ ये कहानी होगी। इसके साथ एक और चीज ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को एक और जगह सब्स्टिट्यूट किया जाता है। चूंकि नीचे में ये पी है, तो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली ऐसे भी लिखा जाता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था पी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, क्या बताया था? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ। अभी ये देखो, ये एक रिलेशन बताया था ना, ये इक्वेशन बहुत आसान, बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। पी स्क्वायर बाई हाफ एम बी स्क्वायर, सॉरी हाफ पी स्क्वायर बाई एम। अभी जस्ट बताया था, इस 2m को उठा के इधर पटक दो, तो p बराबर क्या हो गया? रूट अंडर 2m इंटू के। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो रूट अंडर 2m इंटू के। तो तुम इसको ऐसे ही बोल सकते हो। अगर काइनेटिक एनर्जी भी दे दिया तो तुम चाहो तो उसका वेवलेंथ भी बता सकते हो। एक चीज और, अब यहाँ से ध्यान रख, बोल भाई। सर वो रिपीट करिए एक बार, k इज इक्वल टू के बाद। k इक्वल्स टू हाफ पी स्क्वायर बाई एम। हाँ भाई पी स्क्वायर को तू क्या लिख सकता है? एम स्क्वायर वी स्क्वायर लिख सकते हो। एम स्क्वायर वी स्क्वायर में एक एम और नीचे वाला एम कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, ये एम गया तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिख सकते हो? हाफ पी स्क्वायर बाई एम। तो पी बराबर क्या लिख सकते हो? पी बराबर इस 2 को इधर भेज दो, एम को इधर भेज दो, रूट अंडर लगा दो, तो रूट एम इंटू के। क्लियर है? यस ठीक है, सर। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, ठीक है? एक चीज देखो, यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैथमेटिक्स। अब यहाँ से एक बहुत फेवरेट सा क्वेश्चन बनता है। देखो क्वेश्चन कैसा बनता है। अगर मान लो, अब तुमको मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर मान लो तुमको ऐसा हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैसे इसको यूज कर सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकला है उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ बता देगा, और बोलेगा उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ बता देगा और वर्क फंक्शन बता देगा। पूछेगा कि बताइए जो आपने फोटोन उस मेटल पे फेंका था, जो फोटोन आपने बॉम्बार्ड किया था, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी बताओ। कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे? इलेक्ट्रॉन का आपको वेवलेंथ पता है, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ पता है, मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी पता है। डन है? ये इक्वेशन लगा लो सेकंड वाली, काइनेटिक एनर्जी पता, काइनेटिक एनर्जी पता, उस वाले में ले पुट कर दो काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन आपको पता है, आप चाहो तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी बता सकते हो या फोटोन का वेवलेंथ बता सकते हो। कंफ्यूज मत करना, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में है, वो फोटोन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन और फोटोन का दोनों में वेवलेंथ होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का दिया तो तुम फोटोन का बता सकते हो, फोटोन का दिया तो इलेक्ट्रॉन का भी बता सकते हो। इस चीज को दिल पे मत लेना कि सर वेवलेंथ तो आपने सिर्फ फोटोन के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन का तो नहीं बताया था, यहाँ से रिलेट हो जाता है वो। अभी भी किसी को समस्या है? इतने में किसी को समस्या है तो बताओ। सर खोपड़े में नहीं गया, कोई चीज ऐसी है जो खोपड़े में नहीं गई है? सर नया बैच कब चालू होगा? बेटा आपको जब भी नया बैच चालू होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं हो बेटा। यहाँ तक कोई समस्या है? जो भी मैनेजमेंट वाले लोग हैं उनसे आप बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। यहाँ तक किसी को समस्या है? देखो मैं मैनेजमेंट में अभी नहीं जाता, मैं मैनेजमेंट में अभी कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, इसलिए आप मैनेजमेंट से बात कर लो क्लासेज वगैरह के बारे में, ठीक है? अब बाद में तो फिर ठीक है, जो होगा तो, बट स्टिल अभी तो नहीं करता मैं। यहाँ तक में किसी को कोई समस्या है? मेरे इन्फॉर्मेशन में शायद जुलाई में आपको स्टार्ट हो जाएगा, मिड जुलाई के बाद हो सकता है स्टार्ट हो। एनीवे, इसमें किसी को समस्या है? कोई ऐसा है जिसको खोपड़ी में नहीं गया? अब कब जुलाई आएगा? मिड जुलाई बोला गधे। कोई समस्या है इसमें? चलो ठीक है, नहीं है, मान लेता हूँ। तो ये था आपका डी ब्रोगली साहब का वेव थ्योरी, और इसका बहुत तगड़ा यूज किया गया था जब अपने पास नेक्स्ट बोर साहब आएंगे तब, बट ठीक है कोई बात नहीं, इसको मैं मिटा रहा हूँ।
सर ये सब है कि Nature. इनको भी हटा दिया गया है? ये सब है, ये सारे इंपॉर्टेंट थियरीज है, ये कभी नहीं हटेंगी। ये हट जाएंगे तो यार